नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन पर। विद्यार्थियों की बेहद खास मांग पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर। आज से हम राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति की एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से स्टार्ट करते हुए राजस्थान के एकीकरण तक के जब तक चरण आएंगे, उन सभी से जुड़े हुए एक एक टॉपिक का हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं, और नरेंद्र सिंह जी ने आपको ये सूचना दे भी दी होगी कि आरपीएससी ने जो आरएस के लिए बचे हुए क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे, उनके इंटरव्यू को कराना स्टार्ट कर दिया है। और जल्द ही मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही आरपीएससी जो है वो आरएस प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाली है। तो जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी कमर कस लें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला है नहीं। और चूंकि आरएस एक बहुत बड़ा एग्जाम है राजस्थान की दृष्टि से, तो आप लोगों को इसमें मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हम उसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आरएस मेंस की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है वो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकता है। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आप उस कोर्सेज के से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो सीरीज है ये केवल आरएस के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान एसआई और पटवार की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से लाभकारी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमारा आज का टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अगर जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक नगर जो है वो राजस्थान में भी खोजा गया है, जिसे आप कालीबंगा के नाम से जानते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किंतु इससे पहले मैं आपके साथ अपनी एक टाइमलाइन शेयर करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी ये सीरीज किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा होगा प्राचीन इतिहास, दूसरा हिस्सा होगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हिस्सा होगा आधुनिक इतिहास। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज समझाया हुआ है कि मैं प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ाऊंगा और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ाऊंगा। देखिए, अक्सर मैंने विद्यार्थियों की ये शिकायत देखी है, वो ये शिकायत करते रहते हैं कि सर हम पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन हम जो हैं वो याद नहीं कर पाते, उसे रिकॉल नहीं कर पाते। तो देखिए, और याद ना रहने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन बेतरतीब तरीके से पढ़ते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों की पढ़ने की स्ट्रेटजी ही गलत है। वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की बजाय वो अपने मनमाने तरीके से पढ़ते हैं। आज उनका मन किया तो उन्होंने मेवाड़ राजवंश से महाराणा प्रताप को पढ़ लिया, फिर कुछ देर बाद उनका मन किया तो उन्होंने कछवा राजवंश से किसी शासक को पढ़ लिया, मानसिंह को पढ़ लिया, फिर उनको मन किया तो भरतपुर राजवंश, भरतपुर के जाट राजवंश के महाराजा सूरजमल को पढ़ने लग जाएंगे, फिर उनका मन किया तो वो पढ़ने लग जाएंगे वाद्य यंत्रों को। तो ऐसा काम नहीं चलता। आप लोगों, देखिए, इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर इतिहास इतना आसान होता तो सभी लोग इसमें मास्टर होते। आपको लगता है कि बहुत आसान चीज है, लेकिन आपको मैं यहां पर ध्यान दिला दूं कि इतिहास वो विषय है जो सभी विषयों की जननी है। इतिहास से आपको राजनीति विज्ञान सीखने को मिलती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इतिहास से ही आप जानोगे कि अर्थव्यवस्था कैसी है, विभिन्न कालों में विभिन्न राजवंशों की अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए, इसी से आप एग्रीकल्चर को जोड़ सकते हैं। बहुत सारे विषय जो हैं वो इसी के अंडर पनपते हैं। तो इतिहास इतना आसान विषय भी नहीं है, लेकिन यदि इसे एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए तो इससे आसान विषय भी कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं बात बताना चाहूँगा कि प्राचीन इतिहास में मैं सबसे पहले शुरू करूँगा प्राचीन सभ्यताओं से। इसमें हम राजस्थान में खोजी गई और पाई गई जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कहाँ पर वो मिली हैं, प्राचीन समय में उस स्थल को किस नाम से जाना जाता था, किसने उसकी खोज की है, उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनका हम
एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल को, ठीक है। वैदिक काल हम इसमें पढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इस क्षेत्र में भी उन साम्राज्यों का एक क्षेत्र देखने को मिला। जैसे आपको पता होगा कि चित्तौड़ का किला जो है वो चित्रांगद मौर्य, जो एक मौर्य शासक थे, उनके द्वारा बनवाया गया। ऐसे ही सिवी जनपद भी यहाँ था, मत्स्य जनपद भी यहाँ था, ठीक है। तो कौन कौन से महाजनपद थे यहाँ पर, उनका क्षेत्र कहाँ था, उनके शासक कौन थे, उनसे संबंधित सब चीजें हम महाजनपद काल के अंतर्गत देखेंगे। फिर देन उसके बाद हम मौर्य काल का भारत राजस्थान में क्या प्रभाव रहा, और खास करके इसका बौद्धिज्म से क्या लगाव रहा, क्योंकि राजस्थान के अंदर खास करके बैराट के आसपास के क्षेत्र में बुद्धिज्म से जुड़े हुए और मौर्य काल से जुड़े हुए तमाम अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद गुप्त काल हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त काल जैसा कि आप जानते हैं कि एक गुप्त वंश के एक शासक हुए हैं कुमारगुप्त, और उस कुमारगुप्त से जुड़े हुए जो सिक्के हैं उनका एक बहुत बड़ा ढेर राजस्थान के बयाने क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तों का प्रभाव राजस्थान में क्या रहा उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान पर हूण आक्रमण। देखिए, प्राचीन राजस्थान में हूणों का भी आक्रमण हुआ, और आप जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेवाड़ राजवंश के अंदर एक शासक हुए हैं जिनका नाम है अल्लट। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, इनका नाम है अल्लट। ये अल्लट वही है जिन्होंने मेवाड़ राजवंश के अंदर सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया या ब्यूरोक्रेसी का गठन किया, और ये वही अल्लट हैं जिन्होंने हूण राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और हूण राजकुमारी जिनका नाम था हरिया देवी के साथ क्या किया था, विवाह किया था। तो हूणों के आक्रमण को हम भारत में राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे हर्षवर्धन काल को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हर्षवर्धन काल खत्म हुआ या हर्षवर्धन राजवंश का जब प्रभाव खत्म होने लगा, तो भारत में छोटे छोटे कई सारे नए नए राजवंशों की उत्पत्ति होने लगी, और इसी क्रम में ज़्यादातर जो राजवंश थे वो राजपूत राजवंश थे। तो इन राजपूतों की उत्पत्ति किसके सिद्धांत जो हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से कई बार सवाल दिए जाते हैं, खास करके पटवार और एसआई जैसे एग्जाम में, ठीक है। कोई इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानता है, कोई इनको क्षत्रिय मानता है, कोई इनको ब्राह्मण वंश से मानता है, और कोई इनको विदेशी मानता है। तो हम हर एक इतिहासकार के मत का यहाँ पर तार्किक विवेचन करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बाद राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश उभरता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ये वही गुर्जर प्रतिहार राजवंश है जिन्होंने राजस्थान की सीमाओं को अरबी आक्रमण से सुरक्षित रखा, विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है अपने आप में। और जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, इनके अधीन एक और व्यक्ति थे जिनको हम चौहानों के नाम से जानते हैं, वो इनके अधीन सामंत थे। लेकिन जैसे जैसे गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी, तो चौहान राजवंशों की शक्ति बढ़ने लगी और चौहान राजवंश की स्थापना होने लगती है, ठीक है। खास करके अजमेर वाले क्षेत्र में हम देखने को ये देखते हैं। तो इसमें हम चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहानों के बाद मेवाड़ राजवंश, जो भारत का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है, जिसने लगभग एक ही स्थान पर 1350-1400 वर्ष तक शासन किया। इतने लंबे समय तक किसी भी राजवंश का शासन नहीं रहा, ठीक है। मेवाड़ राजवंश के पश्चात जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जैसलमेर रियासत के भाटी राजवंश की हम बात करेंगे। उसके बाद भरतपुर रियासत के जाट राजवंश की हम बात करेंगे। जाट राजवंश के बाद आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, आमेर राजवंश भी हम पढ़ेंगे। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो इसमें आमेर राजवंश भी आप लिख सकते हैं। आमेर राजवंश, आमेर राजवंश में कछुआ वंश का शासन था, ये भी राजपूत थे। इन कछुआ राजवंशों की ही एक शाखा है जिसे हम कहते हैं नरूका शाखा, ठीक है। क्या कहते हैं? नरूका। ये नरूका शाखा जो है
इसने अलवर रियासत पर शासन किया। तो हम अलवर रियासत के संबंध में भी अध्ययन करेंगे और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत का भी हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। ठीक है, उन 19 रियासतों को हम एक एक करके उनका अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ मुख्य रियासतों के नाम लिखे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं केवल इन्हीं को कंप्लीट कराऊंगा, बल्कि सभी हम रियासतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आधुनिक इतिहास की। और राजस्थान एसआई, पटवार और आरएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से यह आधुनिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान इतिहास में आरएएस प्रीलिम्स के अंदर आप कैसे अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करने के पश्चात भी उसको मिल जाएगा। भारतीय इतिहास से संबंधित भी मैंने एक आरएएस गाइडेंस वीडियो बनाया है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आधुनिक इतिहास में सहायक संधियों की। देखिए, जैसे जैसे भारत के अंदर, मैं भारत की बात करना चाहूंगा, भारत में औरंगजेब के पश्चात जब मुगल राजवंश अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, जब उसके शासक क्षीण होते गए, उनकी शक्ति क्षीण होती गई, तो भारत के अंदर मराठा राजवंश और पिंडारियों का उदय होता गया। मराठाओं की शक्ति बढ़ती गई और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पिंडारियों की शक्ति बढ़ती गई। मराठा और पिंडारी ये दो ऐसी शक्तियां थी जो कहीं ना कहीं ज्यादातर लूटपाट में विश्वास करती थी, और मराठा और पिंडारियों के लगातार हमले होते रहे राजस्थान की विभिन्न रियासतों पर, और यहाँ के शासक जो थे वो अपनी रियासतों की सुरक्षा करने में कहीं ना कहीं असक्षम थे। इसी कारण उन्होंने मराठा और पिंडारियों से सुरक्षा हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया और उनके साथ सहायक संधियां करनी स्टार्ट कर दी। ये 1817 की मैं बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1817 से राजस्थान की एक एक रियासत जो है धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो अपनी संधियां करती हुई जाएगी। इन संधियों की किस रियासत के साथ क्या क्या शर्तें रहीं, किस व्यक्ति ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेंस की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति। आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं हम देखें तो जब भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है, तो उसकी जो शोषणकारी नीतियां थी, उन्होंने भारत का हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी तरीकों से विशेष शोषण किया। और जब शोषण एक सीमा से ज्यादा होने लगा तो ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के मन में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया, और उसी असंतोष के परिणाम में हमने देखा कि 1857 में भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम भी होता है, जिसमें राजस्थान की भी अहम भूमिका रही। तो 1857 के इस संग्राम में राजस्थान की क्या भूमिका रही, राजस्थान के किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला, किन रियासतों ने कंपनी का साथ दिया, किन शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, उससे संबंधित जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। ठीक है, रियासतों और कंपनी के शोषण के परिणाम स्वरूप जो किसान थे वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए। अंततः उनके समक्ष आंदोलन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तो राजस्थान में कई सारे किसान आंदोलन हमें देखने को मिले, उन किसान आंदोलनों की चर्चा में भी हम करेंगे। दैन उसके बाद जनजातीय आंदोलनों की बात करेंगे, उसके बाद क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, और साथ में स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो जोरावर सिंह बरहाट जी हों, केसरी सिंह बरहाट जी हों, प्रताप सिंह बरहाट जी हों, तात्या टोपे हों, जितने भी राजस्थान के इतिहास के अंदर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनके द्वारा जितने भी ये कांड किए जाएंगे या फिर मैं ये कहूँ घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, वो हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाएं और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। देन उसके बाद राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं। दरअसल एक तरफ जहां ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ
भारतीय समाज में असंतोष व्याप्त था, उससे दूसरी तरफ भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था थी, उसका विरोध करने के लिए भारतीय समाज में जागृति उत्पन्न हुई। और उस जागृति को उत्पन्न करने के लिए जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, उनकी हम बात करेंगे। और उन संस्थाओं के द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो निकाली गई, उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम प्रजामंडल आंदोलनों की बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, इसकी हम चर्चा करेंगे। और देन उसके बाद राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और राजस्थान के इतिहास में महिलाओं की प्रमुख भूमिका, कौन कौन सी प्रसिद्ध महिलाएं रही हैं, शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के। ठीक है, हालांकि मैं इतिहासकारों की चर्चा मध्यकाल में भी करता रहूँगा, लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार या आधुनिक जो साहित्यकार हैं, उनकी चर्चा भी हम यहाँ अलग से एक टॉपिक में करेंगे। तो आई होप आप लोग धैर्य बना के रखें, पैसेंस बना के रखें। देखिए, इतिहास पढ़ने के लिए जो पहली शर्त है वो है पैसेंस। आप लोगों का पैसेंस होना जरूरी है। यूट्यूब का, या मैं यूँ कहूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यह व्यक्ति को धैर्यवान नहीं बनाता है, बल्कि उसके धैर्य को सबसे कम करता है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप कभी मोबाइल चलाते हैं तो आप किसी चीज़ को लगातार कितने वक्त तक देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ को या किसी पोस्ट को या किसी वीडियो को आप 1 मिनट भी देख पाते होंगे। आप तुरंत उसे अपने अंगूठे को से ऊपर स्लाइड कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ भी प्राप्त नहीं करते। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो अच्छे विद्यार्थी का सबसे बेहतरीन और पहला गुण ये होना चाहिए कि उसे धैर्यवान होना चाहिए। यदि आप धैर्यवान हैं तो ही आप इस वीडियो सीरीज का, इस लेक्चर सीरीज का पूर्ण सदुपयोग उठा कर ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये जो शब्द है ये प्राग प्लस इतिहास से बना हुआ है। ठीक है, ये वो काल है जिसमें लिखित प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। यानी कि यहाँ पर जो लिपि है, या हम ये कहें कि इस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। जो व्यक्ति था, मनुष्य था, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, शिकारी प्रवृत्ति का था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। ठीक है, वो पत्थर के बने हुए औजारों का उपयोग कर रहा था। ये समय कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल में मनुष्य जो था वो शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था और इसका कोई लिखित प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता है। उससे आगे जब हमने तरक्की की तो अगला जो टाइम पीरियड आता है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित प्रमाण तो मौजूद हैं, लेकिन जिस लिपि में वो लिखित हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि पढ़ने में क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं आया है। दरअसल इस समय जो लिपि थी उसे पैक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक, पैक्टोग्राफ या हम इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इस वजह से इसे डिकोड नहीं किया जा सका है और इसी कारण हम इसे नहीं पढ़ सके। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसकी जो लिपि है, लिपि तो है, लेखन तो है, लिखने से लोग परिचित तो हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, देन जो अगला काल है इतिहास का वो है ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जिसमें लिखित प्रमाण मौजूद है और हमने उनको पढ़ भी लिया है। जैसे जो शुरू होता है वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सभ्यता में लिखित जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ठीक है, उन सभी को पढ़ा जा चुका है और उन्हीं के आधार पर हमने अपना इतिहास तैयार किया है। तो राजस्थान के इतिहास को हम इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पाषाण काल की, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनकी, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं पाषाण काल की बात कर रहा हूं तो पाषाण काल जो है इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला पैलियोलिथिक काल एज, ठीक है, यानी कि पुरा पाषाण काल,
दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, आपको इनके हिंदी नाम के साथ साथ इनके इंग्लिश नाम भी याद रखने बड़े जरूरी हैं। कई बार एग्जामिनर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश नाम लिख के दे देता है, जिससे हमें काफी परेशानी होती है। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल मीजोलिथिक एज, नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज। ठीक है, अब यहां से जो सवाल बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम इनके विभाजन के समय की बात करें तो पुरापाषाण काल का जो समय है आपको ये याद रखना है, तो समय याद रखना है। ठीक है, पुरापाषाण काल का समय 25 लाख जो वर्ष हैं, 25 लाख हजार। ठीक है, 25 लाख से 10,000 बिफोर कॉमन एरा यानी कि ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो पुरापाषाण काल माना जाता है। यानी कि इस समय जो व्यक्ति था वो भोजन प्राप्ति हेतु किस पर आश्रित था? शिकार पर। और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो थी अग्नि का आविष्कार। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अग्नि का आविष्कार किस एज में हुआ या किस कालखंड में हुआ? तो ये पुरापाषाण काल है। ठीक है, यहां पर व्यक्ति लिखना नहीं जानता है, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, भोजन संग्रह करना नहीं जानता है, बल्कि वो शिकार करके अपना पेट भर रहा है और वो अग्नि का आविष्कार कर चुका है। ठीक है, और इस समय जो वो औजार यूज कर रहा है शिकार करने के लिए, वो आप देखिए हैंड एक्स जैसे कि हस्तकुठार जिसे कहते हैं, क्लीवर है, चॉपर है। ठीक है, ऐसी चीजों का उपयोग वो कर रहा है। फिर उसने और तरक्की की और वो पहुंचता है मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस समय जो हमारा मनुष्य है, जो अब तक केवल शिकारी है, जो भोजन संग्रह नहीं जानता है, पशुपालन नहीं जानता है, अब इस बार वो पशुपालन करना भी सीख चुका है। उसने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया है और अभी भी वो शिकारी जीवन पर ही आधारित है। ठीक है, और यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा पशुपालन में या मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कौन सा था या प्रथम पशु कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम जो कुत्ता है, इस कुत्ते को पालतू बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी मध्यपाषाण काल में जो उसके उपकरण थे वो थोड़े और एडवांस हुए, अपडेट हुए, और वो स्क्रैपर और पॉइंट जो नुकीले हथियार होते थे भाले टाइप के, उनका प्रयोग करने लगता है। उसके बाद नवपाषाण काल में वो और अपडेट होता है और नवपाषाण काल का समय 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहां पर जो मनुष्य है, जो अब तक केवल शिकार कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, लेकिन अभी तक वो खाद्य संग्रह नहीं कर रहा है। बस उसने सुबह शिकार किया, सुबह का खाना खा लिया, शाम का किया और शाम का खा लिया। यानी कि उसने ना तो कृषि की है, और कृषि नहीं है तो कहीं ना कहीं भोजन जो है, खाद्य जो है, उसका सरप्लस नहीं हुआ है, उसे संग्रह नहीं कर सका है। लेकिन नवपाषाण काल में हम देखेंगे कि व्यक्ति ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का नहीं रहा है, उसने निवास स्थान बनाकर रहना आरंभ कर दिया है। और इस एज की या इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो है पहिए का आविष्कार। यह आपको ध्यान रखना है, पहिए का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार उसने किसी गाड़ी या घोड़े में लगाने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसने पहिए का आविष्कार सबसे पहले उपयोग किया क्या बनाने में? चाक बनाने में। जैसा कि कुम्हार अपना चाक है जो इस पर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसने पहिए का आविष्कार किया, जिसका उपयोग उसने किस रूप में किया है? चाक में किया है। और उसके जो हथियार हैं वो और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अब वो कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है काटने के लिए, और छीलने के लिए वसूला एक नुकीला धारदार हथियार होता है जिससे आप किसी भी लकड़ी को छील सकते हो। ठीक है, तो ये छीलने का काम करता है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं, और खास करके मैं आरएस और एसआई के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि वो इन चीजों को याद रखें।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी सारणी में। और आरएस के अगर पुराने पेपर आप देखोगे, एसआई के पुराने पेपर देखोगे, तो आपको यहां से सवाल भी मिले हैं। ठीक है, दरअसल सवाल पूछे जाते हैं, आपको किसी एक स्थल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह स्थल संबंधित है पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, या फिर पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है और 4 स्थल आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर तीसरा तरीके का सवाल बन जाता है, एक पुरापाषाण काल स्थल का नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है। ऐसे सवाल बनाकर आपको यहां से दिए जाएंगे। देखिए, पुरापाषाण काल से संबंधित जो राजस्थान में स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। देखिए, डीडवाना और जायल, ये दोनों जगह जो हैं ये नागौर जिले में स्थित हैं वर्तमान में। ठीक इसी प्रकार अलवर जिले में भानगढ़, ये जरूर आपने सुनी होगी, एक भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध है। इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है। और एक है दर, जो भरतपुर में स्थित है। ठीक इसी प्रकार इंद्रगढ़। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, विद्यार्थी जो है वो इंद्रगढ़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और मैंने खुद ने भी कई सारी ऐसी बुक्स देखी हैं जिनमें इंद्रगढ़ को कोटा डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है। ठीक है, जो सरासर गलत है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है विकास दिव्य कीर्ति जी की दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है, जो हाल ही में आरएस के लिए निकाली गई है। हालांकि मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ, उनको भी अच्छे से फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उनकी जो आरएस से संबंधित जो राजस्थान इतिहास की जो उन्होंने बुक निकाली है, उसमें इंद्रगढ़ को कोटा में दर्शाया गया है, जो गलत है। मैं चाहूँगा कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दें और इसे सही करें। और भी बहुत सारे ऐसे गाइड्स हैं जिनमें इंद्रगढ़ को कोटा में बताया गया है, जो सरासर गलत है। इंद्रगढ़ जो है ये बूंदी में स्थित है। विराटनगर, जयपुर, ये सारे स्थल जो हैं ये पैलियोलिथिक एज से संबंधित हैं, यानी कि पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। अगर हम बात करें मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल से संबंधित राजस्थान में जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो 2 स्थल हैं, बागौर और तिलवाड़ा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह हैं इनके बारे में सवाल पूछा भी जा चुका है आरएस प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा जाए, यही पूछा गया था उसमें कि मध्यपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। ठीक है, निम्न में से सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पर कूट बनाकर सवाल पूछा गया था और वो है बागौर और तिलवाड़ा। ये चीजें आपको ध्यान रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सारणी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और अगर राजस्थान में नवपाषाण काल के स्थलों की मैं बात करूं तो कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, गिलुंड हो गया, झर हो गया, ये वो स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। आप इसका एक अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप सोच रहे हैं कि इनकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसका एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। यदि आपको सब कुछ ऐसा पका पकाया मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जहमत भी करेंगे, इतनी मेहनत भी करना चाहेंगे कि अपने नोट्स तैयार कर लें। आपके पास पूरी सुविधा होगी कि आप वीडियो को पॉज करके आसानी के साथ बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। बहुत मेहनत करके इन चीज़ें तैयार की हैं। आप आंख बंद करके इन पे भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए, उसे देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठें और अच्छे से नोट्स बनाएं। इससे यह फायदा होगा कि यदि आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। फिर उसे आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे याद है, ये याद है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पीडीएफ के लिए पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तमाम आपको गूगल पर जाके सर्च करोगे तब बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे क्या कभी हल निकलता है? हमारा आपका सबका फ़ोन भरा हुआ है पीडीएफ से, लेकिन यकीन से बताइए, आप अपने आप से पूछ के बताइए कि आप उन पीडीएफ में से कितने पीडीएफ दिन में पढ़ लेते हो? मुझे नहीं लगता पढ़ते हैं। उसकी यही वजह है
यदि आप उन्हीं नोट्स को अपने द्वारा हाथ के द्वारा बनाते तो उन नोट्स को आप बहुत गहराई के साथ पढ़ते। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले या कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत करने से पहले मैं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देना चाहता हूं। तो जो अभी हमने पढ़ा है, जिसमें हम ताम्रपाषाण काल सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं या और चीज़ों को पढ़ते हैं औजारों के आधार पर, ये कैसे है। तो देखिए, सर्वप्रथम 1820 में एक व्यक्ति हुए हैं, जर्गेनस थॉमसन। इनका नाम जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। जर्गेनस थॉमसन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को औजार तथा उपकरणों के आधार पर बांटा हुआ है, और इन्होंने इतिहास को औजार तथा उपकरणों के आधार पर पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा है। उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है कि पहले व्यक्ति पत्थर के बने हुए हथियार यूज कर रहा है, फिर उसने कांसे का यूज किया, और फिर वो लोह के हथियार यूज करने लगता है। तो इस तरीके का वर्गीकरण जो किया गया है वो सबसे पहले जर्गेनस थॉमसन ने 1820 में किया। देन उसके बाद याद रखिएगा कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। यही कारण है कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। और आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निर्देशक बने वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम राजस्थान की बात करें, फिर राजस्थान में सर्वप्रथम पुरापाषाण काल से जुड़े हुए जो अवशेष हैं, जो औजार हैं, वो सबसे पहले किसने खोजे या उनकी खोज किसने की। ठीक है, तो वो व्यक्ति हैं 1870 में C.A. हैकट। ये C.A. हैकट जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर व इंद्रगढ़ से पुरापाषाण कालीन हैंड एक्स, ये एक्स है दोस्तों, ये हैंड एक्स है, मैं इसे लिखता हूं। हैंड एक्स, हस्त कुठार यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, पुरापाषाण कालीन हैंड एक्स आदि औजार प्राप्त किए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में पुरातात्विक विभाग का पुरातात्विक कार्य प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो ACL कार्लाइल महोदय को दिया जाता है। ये वाला सवाल तो ना जाने कितनी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्य शुरू करने का जो आपको श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। और बहुत सारे लोग इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, रतन चंद्र अग्रवाल या दयाराम साहनी का नाम लेके आ जाते हैं, जो गलत है। राजस्थान में पुरातात्विक कार्य शुरू करने का जो पहला श्रेय दिया जाता है वो ACL कार्लाइल को दिया जाता है। इन्होंने 1871 में राजस्थान के अंदर पहला पुरातात्विक खुदाई स्टार्ट की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इनसे इनका एक तो आप टाइमलाइन याद रख लीजिए, टाइमलाइन क्या है। ठीक है, और उस टाइमलाइन के पश्चात आप राजस्थान में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से जुड़े हुए कौन कौन से स्थल हैं उनके बारे में याद रखिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आप सीधे आपकी सिविलाइजेशन के टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। और सिविलाइजेशन के टॉपिक में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है या पहली बड़ी सिविलाइजेशन आती है वो है कालीबंगा सिविलाइजेशन। वर्तमान में कालीबंगा सिविलाइजेशन जो है वो हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के किनारे है। यही घग्गर नदी वो है जिसे सोतर तट या नाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये कालीबंगा सभ्यता जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो घग्गर नदी है, इसका उद्गम राजस्थान का इंडिया का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये वाला चीन के हिस्से वाला हिमालय पर्वत श्रेणी है जो, इस हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे आप घग्गर नदी कहते हैं। ये घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होती हुई पहुंच जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर विलुप्त हो जाती है और वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो नदी है ये राजस्थान में, राजस्थान के एक जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, उसे हम इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पर घग्गर नदी आएगी और यहाँ पर टिब्बी तहसील जो है, इस टिब्बी तहसील के नज़दीकी घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये आगे बहती हुई जो है ये ऐसे जाती हुई पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। और यहीं पर इसके बाएं किनारे पर, यहाँ पर बाएं किनारे पर, यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई उसी सभ्यता का नाम हमने क्या रखा है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित है। अब देखिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जिस नदी के किनारे बहती है, घग्गर नदी बसी हुई है, पहले यहां पर घग्गर नदी नहीं थी। दरअसल यहां पर ये जो घग्गर नदी है वर्तमान में, ये घग्गर नदी जिस प्राचीन नदी के मार्ग में बहती है उस प्राचीन नदी का नाम है सरस्वती नदी, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस सरस्वती नदी का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, जहां पर इसे नदी तमा क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है, नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी थी उसी के मार्ग में आज घग्गर नदी बहती है, ये सरस्वती नदी का ही मार्ग था। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा इस सरस्वती नदी के विलुप्त मार्ग को खोजने के उद्देश्य से ही एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सरस्वती। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज, या मैं कहूं कि कालीबंगा सभ्यता की स्थापना किस नदी के किनारे हुई, या कालीबंगा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे बसी थी, और ऑप्शन में आपको सरस्वती नदी और घग्गर नदी दोनों दे दी जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको चूज करना है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है, यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि जब ये सभ्यता बसी थी प्राचीन समय, बहुत साल पहले, उस समय तो सरस्वती नदी थी, उसके बाद ही तो घग्गर नदी आई है उसके विलुप्त होने के पश्चात। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान में ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तब आप क्या यूज कर सकते हो? घग्गर को चूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन, देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वो धातु थी दोस्तों तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। लेकिन तांबा जो है, तांबा का एक गुण है कि ये बहुत लचीला होता है। ठीक है, तांबे के यदि कोई औजार बनाए जाए और उसे किसी मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी बनाई गई और उससे किसी चीज पर प्रहार किया जाए तो ये पूरी संभावना है कि वो मुड़ जाएगा या एक लचीलापन आ जाएगा उसमें। तो तांबे को कठोर बनाने के उद्देश्य से उस समय के उस सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने इसमें क्या मिला दिया दोस्तों? टिन मिला दिया, और एक नई धातु बन के आई जिसे आप क्या कहते हो? कांसा, जो उपयोग में आसान थी और कठोर थी। इसका मतलब जो प्राचीन हड़प्पा वासी थे या कालीबंगा वासी थे वो मिश्रण से परिचित थे, धातु कर्म से परिचित थे, वो जानते थे धातु का मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इसी कारण, क्योंकि कालीबंगा से प्राप्त जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, वो किस धातु के बने हुए हैं? कांसे के बने हुए हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है।
दूसरा, यह एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि कालीबंगा की जब खुदाई की गई तो वहां पर नगर पाए गए, ना कि छोटे छोटे ग्राम। मैं आपको एक मैप पे इसे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, और आगे इसी को हम सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, और इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आद्य ऐसे ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कह रहे हैं, आपको मैंने इसका शुरू में ही डिवाइडेशन बताया था, ठीक है। देखिए, ये वो सभ्यता है जो जिसमें लिपि तो थी, यानी कि इस सभ्यता के लोग लिपि से तो परिचित थे, लेकिन अब तक इस लिपि को डिसाइफर नहीं कर सके हैं, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखा गया है। आगे कालीबंगा जो शब्द है ये क्या है? दरअसल ये जो शब्द है ना बंगा, ये बंगा जो शब्द है इस सिंधी भाषा का शब्द है, और इस सिंधी शब्द, इस बंगा शब्द का अर्थ होता है चूड़ी या चूड़ियां, यानी कि कैसे रंग की चूड़ियां? काले रंग की चूड़ी, ठीक है। तो सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए इसे कालीबंगा कहा गया है, क्योंकि यहां पर जब खुदाई की गई तो यहां से काली रंग की चूड़ियां बहुत प्राप्त हुई, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया। देखिए, किसी भी पुरातात्विक स्थल का नामकरण कैसे किया जाता है, तो अधिकतर जो पहली संभावना ये होती है कि जहां पर खुदाई की गई है उसके आसपास कोई बहुत बड़ा नगर या कोई गांव है, तो उस नगर या गांव के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई 1921 में, तो जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा में नहीं था, लेकिन वो हड़प्पा के नजदीक था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा कोई गांव या नगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, उनकी विशेषता के आधार पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार क्योंकि ये जो हिस्टोरिक साइट थी, जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ से बहुत भारी मात्रा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई, इसीलिए उसे कालीबंगा कह दिया गया। अब कालीबंगा ही क्यों कहा गया, उसकी एक वजह है कि उत्तर राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो दो जिले हैं, इन पर पंजाबी भाषा का प्रभाव काफ़ी है, और पंजाबी भाषा और सिंधी भाषा में सिमिलर रूप से चूड़ियों के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो शब्द होता है बंगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा के अगर पूछा जाए कि कालीबंगा की जानकारी हमें सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो बहुत से बच्चे इसका अलग अलग जवाब दे देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन है? लुइस पेरियो टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी। ये वही एलपी टेसिटोरी हैं जिन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के अधीन कार्य किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के संकलन का काम दिया, और ये वही एलपी टेसिटोरी हैं जिन्होंने जॉन अब्राहम गियर्सन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको पुस्तक लिखने में भी इन्होंने मदद की थी। ये जो एलपी टेसिटोरी हैं, ये एक बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के अधीन जब काम कर रहे थे, तो तब ये वहाँ पर उस स्थान पर पहुँचे, और इनको पहली बार ये पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई हो सकती है। इन्होंने ये बात जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को बताई, और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो हैं वो इनको सजेस्ट करते हैं कि आप कहाँ जाइए, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो हैं उनके पास जाइए, उनको बताइए। लेकिन ये वहाँ पर पहुँच पाते उससे पूर्व ही इनकी डेथ हो जाती है बीकानेर के अंदर ही, ठीक है। ये इटली निवासी थे, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। कहाँ के निवासी हैं? इटली निवासी, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो वो थे एलपी टेसिटोरी। लेकिन पूछा जाए खोज किसने की, तो खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे अमलानंद घोष। 1952 में इन्होंने इसकी खोज की, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम उत्खनन कालीबंगा सभ्यता का हुआ।
देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा था, तो आपको याद रखना है रोपड़। वो कौन सा था? रोपड़। लेकिन देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, प्रथम उत्खनन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खोजा गया जो प्रथम पुरातात्विक स्थल था वो तो था रोपड़, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला उत्खनन जो किया गया वो किया गया था किसका? कालीबंगा का। आई होप आप इस फैक्ट को याद रखेंगे और दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट आप देखिए, इसके उत्खनन यानी कि खुदाई की मैं बात करता हूं तो 1961 से 69 के मध्य इसका जो उत्खनन है वो बीवी लाल, यहाँ पर वी आएगा, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर तथा जेवी जोशी, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन किया। ठीक है, और अगर इसके कार्बन डेटिंग पद्धति से इस सभ्यता का हम समय जानना चाहें तो इस सभ्यता का जो समय है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार वो है क्या? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है दरअसल में छोटा सा एक आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखिए, एक जो हमारे सजीव होते हैं, सजीवों के शरीर के अंदर जीवित अवस्था में, कैसी अवस्था में दोस्तों? जीवित अवस्था में दो कार्बन तत्व पाए जाते हैं, एक तो होता है C12 और एक होता है C14। ठीक है, ये दो कार्बन तत्व पाए जाते हैं। जब किसी इंसान या सजीव की डेथ हो जाती है उसके पश्चात C12 एक ऐसा तत्व है जिसका अपघटन नहीं होता, लेकिन मृत्यु के पश्चात C14 का धीरे धीरे क्या होने लगता है? अपघटन होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंक लिब्बी। ठीक है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने इस पद्धति की खोज की और उन्होंने कहा कि C14 का अर्ध आयु काल जो है वो 5730 वर्ष है, ये आधा वर्ष है। जितना किसी व्यक्ति के अंदर उस C14 का अपघटन हुआ है उसी के आधार पर उसकी अनुमानतः जो समय है वो उसके आसपास पहुंचा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये हैं विलार्ड फ्रैंक लिब्बी जो हैं, ये लिब्बी हैं, लिरब्बी नहीं है। ठीक है, ये लिब्बी हैं, तो यहां से हटा दीजिएगा। C14 का विकास विलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया। ये शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो इन्होंने 1940 में इसकी खोज की और इसी खोज के लिए इन्हें 1960 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो कालीबंगा जो है वो भारत का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। मैंने देखा है जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, ठीक है, तो नाम ले देते हैं सर मोहनजोदड़ो। यानी कि आप देखिए उस विद्यार्थी ने सवाल को ध्यान से नहीं सुना। देखिए इसमें मैंने कहा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल, भारत की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्तमान भारत की मैं अगर बात करूं तो वर्तमान भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो है धौलावीरा गुजरात में, दूसरा है राखी गढ़ी और तीसरा जो खोजा स्थल है वो है कालीबंगा। ठीक है, लेकिन मैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल है खोजा गया जो है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ भारत में स्थित। ठीक है, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, दूसरा बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो हरियाणा में है और तीसरा बड़ा स्थल कौन सा है वो है राजस्थान से खोजा गया कालीबंगा। ठीक है,
अगला फैक्ट हम देखें तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल कालीबंगा से जो आपको मकान प्राप्त हुए हैं, तो उन मकानों में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो ईंटें जो हैं, ये ईंटें जो हैं ये कच्ची हैं। कैसी हैं दोस्तों? कच्ची हैं। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों को देखें तो उन स्थलों में आप पाओगे कि उन स्थलों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया कि कालीबंगा में रहने वाले जो निवासी हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, दीन थे। इसीलिए कालीबंगा को एक शब्द दिया गया, दीनहीन बस्ती, यानी कि गरीबों की बस्ती। 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई। और एक जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है इतिहासकार दशरथ शर्मा के बारे में। ठीक है, ये जो इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, चूरू के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। जब हम साहित्यकारों इतिहासकारों की बात करेंगे तब इनकी भी बात करेंगे। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो हैं वो कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताते हैं। तो आपसे बाकायदा नाम पूछा जाएगा या इतिहासकार का नाम पूछकर ये सवाल देकर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप याद रखो यहां पर एक शब्द और याद रखना, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। लेकिन दशरथ शर्मा वो इतिहासकार हैं जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। आगे फैक्ट की हम बात करें तो कालीबंगा में दुर्ग व नगर अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। देखिए मैं आपको एक मैप से दिखाना चाहूंगा, यदि आप देख पा रहे हैं तो यहां पर आप इस नक्शे में, ये जो मैप है ये मैप भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाया गया है, जहां पर वहां पर खुदाई की गई है और उन्होंने उस खुदाई के आधार पर एक मैप तैयार किया है। इस मैप में आप देख पा रहे हैं 2 टीले हैं। एक टीला जो है वो पश्चिम साइड में बना हुआ है, ठीक है, और एक टीला जो है वो पूर्वी साइड में बना हुआ है इस प्रकार से। और आप पाओगे कि जो जितने भी स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें ठीक इसी प्रकार के दुर्ग पाए गए हैं। इसी प्रकार के हर नगर के 2 हिस्से पाए गए हैं, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। और हर एक स्थल पर आप पा रहे हो कि पश्चिमी हिस्सा जो है पूर्वी हिस्से से छोटा है किंतु कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं इस नक्शे में आप जो ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये प्राचीन सरस्वती नदी है, या आप कह सकते हो कि ये घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के बाएं तट पर इस कालीबंगा का निवास था। कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। इसका ये जो हिस्सा है, ये देखो हिस्सा, इस हिस्से को आप जो देख रहे हैं ये पूर्वी हिस्सा है जो छोटा है किंतु अपेक्षा पूर्वी हिस्से के कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है। यहां पर चारों दिशाओं में आपको इसके एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये रहे। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये एक पूर्वी हिस्सा है, ये एक बड़ा हिस्सा है जो अपेक्षाकृत निचले हिस्से में बसा हुआ है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये दरअसल इस स्थान से खोजी गई सड़कें हैं। क्या है दोस्तों? सड़कें। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर 5 सड़कें हैं और इन 5 सड़कों से आप देख पा रहे हैं कि आपस में कहीं ना कहीं स्ट्रीट कटी हुई, गलियां जुड़ी हुई हैं। यहां से ये जुड़ी हुई, यहां से ये जुड़ी हुई, यहां से ये जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहां पर जो आपकी ये जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। यानी कि इस कालीबंगा में जो सड़कें हैं वो किस पैटर्न पर हैं? ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। किस पैटर्न पर? ग्रिड पैटर्न पर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई बात। अब मैं आपको बता रहा था सुरक्षा प्राचीर के बारे में। देखिए धौलावीरा एकमात्र स्थान है, ध्यान रखिएगा, धौलावीरा
धौलावीरा एकमात्र स्थान है जहां, एक सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहां पर जो स्थल है उस स्थल पर 2 स्तरों की बजाय 3 स्तर पाए गए हैं। ठीक है, और ज्यादातर स्थलों में हम देखेंगे कि ये जो दोनों स्थल हैं ये एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा तो ये पश्चिमी हिस्सा ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी एक वॉल से, प्रोटेक्ट वॉल से, सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डल टॉपिक जरूर है लेकिन यहां से सवाल हमेशा दिए जाते रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, अब हम बात कर, हमने जो कॉमन फैक्टर थे कालीबंगा के उनको समझ लिया। अब यहां से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं हम उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिसके ऊपर इसका नामकरण हुआ है काले रंग की चूड़ियां, यह आपको आसानी से याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर जो ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान में वो कच्ची है, यानी कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है, लेकिन एक बार सेकंड ग्रेड के एक एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की किस सभ्यता के बने हुए मकानों में जो चौखट और नालियां हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। ये दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छे से याद रखना है। देखिए, कालीबंगा में नाली, स्नानागार, कुएं, अग्निकुंड और चौखट, जो घर की चौखट होती है वो कैसे ईंटों से निर्मित है दोस्तों? पक्की ईंटों से निर्मित है। और यहां पर घर से गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग किया जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। ठीक है, ये आप याद रखिए। और यहां पर 7 आयताकार अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं जिनमें अधजली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि कालीबंगा में शायद पशु बलि की प्रथा प्रचलित रही होगी। ठीक है, तो कालीबंगा के लोग पशु बलि में या पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, अब देखिए हम बात करें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो डॉक्टर बीके थापर जो हैं वो इनको तंदूर बताते हैं, इन अग्निकुंडों को। उनका कहना यह था दरअसल कि वो मानते थे कि कालीबंगा का जो परिवार था वो कैसा परिवार था दोस्तों? संयुक्त परिवार था। और ये जो संयुक्त परिवार है ये एक साथ ही खाना खाता था, तो इनका खाना जो है वो बड़े बड़े चूल्हों पर बनता था। और ये चूल्हे नुमा जो ये तंदूर जिनको अग्निकुंड कहा जा रहा है, दरअसल ये तंदूर हैं जिन पर संयुक्त परिवार का खाना बनता था। हालांकि अधिकतर इतिहासकार इस मत से सहमति नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना कि ये पर्टिकुलर मत किसका है? डॉक्टर बीके थापर का। आगे हम बात करें कि जो कालीबंगा के निवासी थे, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और उस जुते हुए खेत से हमें कई प्रकार के बीज मिले हैं, कपास, सरसों, चना, गेहूं, जौ, यानी कि मिश्रित फसल से वो लोग परिचित थे। यानी कि कालीबंगा के लोग जो हैं वो एक साथ 2 फसलें उगाने की जो पद्धति है जिसे हम मिश्रित पद्धति कहते हैं उससे प्रचलित थे, उसे जानते थे, परिचित थे उससे। ठीक है, यानी कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए, ये जुते हुए खेत की आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं, अगर गौर से देखें तो इसमें कुछ लाइन ऐसे हैं, ये देखिए, लाइन ये। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये ऐसे भी लाइन खींची हुई है इसमें, यानी कि ये भी जो खेत है ये ग्रिड पैटर्न पर जोता हुआ है, इसकी जो हलाइयाँ हैं। और इसकी इन 2 लाइनों के बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं तो इसकी दूरी जो है वो 1.10 मीटर है, और इन 2 लाइनों की मैं बीच की बात करूं तो वो 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये ग्रिड पैटर्न से वाकिफ थे
और यह गुजरते हुए खेत के प्रमाण जो है वो मात्र कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां से मेसोपोटामिया की एक मोहर मिली है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार संबंध रखते थे। जब भारत में एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, तो वहीं पर दजला फरात नदियों के संगम पर मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो भी अपने पीक पर थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मूरें हैं उन पर अपोलो देवता की तस्वीरें हैं, किसी अन्य देवता की तस्वीरें हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार की जो मोहरें हैं वो आपको कहीं ना कहीं कालीबंगा से देखने को भी मिलती हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कालीबंगा के लोग जो हैं वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, इसके अलावा भूकंप के प्रमाण भी प्राप्त हुए, ये भी कई बार सवालों में पूछा गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो आपको घर मिले हैं, ठीक है, इतिहासकारों को यहाँ पर जो घर मिले हैं, इन घरों में विशेष प्रकार की दरारें देखने को मिली हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना तो ये भी है कि इसी भूकंप के कारण कालीबंगा की सभ्यता जो है इसका पतन भी हुआ है। ठीक है, तो भूकंप के प्रमाण यहाँ पे देखने को मिले हैं। ऊंट की अस्थियां और हाथी दांत के अवशेष, ये कई बार पूछा गया। एक संपूर्ण हाथी दांत के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। फर्श से अलंकृत ईंटों का प्रमाण, अलंकृत मतलब जो ईंट, जैसे हम वर्तमान में घर की फर्श को सजाने के लिए विभिन्न डिजाइन की टाइल्स यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपने घरों की फर्शों में अलंकृत यानी कि सजावटी ईंटों का प्रयोग करते थे। आगे का आगे 6 छिद्र वाली खोपड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, दरअसल वहां से एक बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ है और उसका जो कपाल है, सिर की जो हड्डी है, खोपड़ी की जो हड्डी है, उसमें 6 छिद्र पाए गए हैं। ठीक है, एक अमेरिकी डॉक्टर हैं, डॉक्टर KUR कैनेडी। ठीक है, KUR कैनेडी जो हैं उनका मानना यह है कि इस बच्चे को संभवतः जरूर एक रोग हुआ होगा, ठीक है, जिसे जल कपाली रोग कहा जाता है। हाइड्रोफ्लेसिस है ना, जल कपाली रोग, जल कपाली रोग, वर्तमान में इसे हाइड्रोफोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये रोग इसे हुआ होगा, इसके सर में क्या है कि पानी पड़ गया होगा और उन लोगों ने इसके सर के में जो पानी पड़ा हुआ है उसे निकालने के लिए इसके सर में छिद्र किए होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के जो लोग थे वो शल्य चिकित्सा से परिचित थे। ठीक है, लेकिन ये जो मत है ये पर्टिकुलर किसका मत है? KUR कैनेडी का, ये नाम जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान और युगल समाधान देखने को मिलते हैं। समाधान यानी कि शवों को दफनाने के 3 तरीके हुआ करते थे। ठीक है, एक होता था पूर्ण समाधान, कोई व्यक्ति मर गया है सीधा उसे दफना दिया गया है। ठीक है, एक होता था दाह संस्कार जिसमें एक व्यक्ति को सीधा उसे जला दिया जाता था। एक होता था आंशिक समाधान जिसमें व्यक्तियों के हड्डियों वगैरह को चुनकर उन्हें फिर दफनाया जाता था। ये 3 प्रकार के समाधान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कई सारी ऐसी यहाँ पर कब्रें मिली हैं जिनमें एक ही कब्र के अंदर आपको स्त्री और पुरुष दोनों की जो है डेड बॉडी या कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये ठीक राजपूत समाज की एक प्रथा की तरह है, जिसमें पहले राजपूत समाज में एक प्रथा होती थी, सती प्रथा। जब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में ही मरना पड़ता था, ठीक है, उसकी चिता के साथ। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार युगल कालीबंगा में भी कोई प्रथा रही होगी। इसके अलावा यहाँ की एक कब्र बड़ी फेमस है, चिरायु कब्र, अंडाकार कब्र। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर उसकी एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक अंडाकार कब्र है जिसमें एक व्यक्ति का कंकाल आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर इसके यहाँ पर देखिए उत्तर दक्षिण में उसके सर और पैर हैं, यहाँ पर उसके क्या रखे हुए हैं? बर्तन रखे हुए हैं। यानी कि कालीबंगा के अंदर लोगों का ये मानना था कि व्यक्ति को मरने के पश्चात भी
उसके विभिन्न आभूषण या बर्तनों की आवश्यकता पड़ती होगी, इसलिए लोग उनके साथ ही उन चीज़ों को दफना देते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के जो लोग हैं वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो भी देखने को मिला। और हिटलर का तो ये फेवरेट चिन्ह था, आपको पता हो तो, नाजी सेना का। तांबे का बना बैल, ठीक है, मिट्टी का बना स्केल, पत्थर का बना सिलबट्टा, सिलबट्टा समझते हो, जिसमें वर्तमान समय में भी लोगों के घरों में होता है, जिसमें हम चटनी मसाला या कुछ और पीसते हैं। मैं आपको एक फोटो जरूर दिखाना चाहूँगा, देखिए ये कालीबंगा संग्रहालय में रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो, है ना। इस प्रकार का सिलबट्टा यहाँ से प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह, ये भी हमें प्राप्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह से जुड़े हुए हर स्थल से सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन कालीबंगा वो स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें आभूषण हैं, विभिन्न प्रकार के स्केल्स हैं, पहनने की चीजें हैं, वो सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, उसके अलावा कालीबंगा में लिंग पूजा और मातृ पूजा के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि हम अब सिंधु घाटी सप्ताह के हड़प्पा मोहनजोदड़ो से देखें तो वहाँ पर लिंग पूजा और मातृ पूजा के पर्याप्त अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कालीबंगा है तो सिंधु घाटी सप्ताह का ही एक स्थल, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिंग पूजा या मातृ पूजा का कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। उसके अलावा कालीबंगा के लोगों का प्रिय पशु कौन सा था? कुत्ता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का राजकीय पशु बैल है, क्योंकि ज्यादातर मोहरों पर यहाँ जो सैलखड़ी से बनी हुई जो मुद्राएं थी उन पर एक सिंगी बैल बना हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार कालीबंगा से प्राप्त जो मोहरें हैं उन अधिकतर मोहरों पर कुत्ते के अंकन दिखाई देने को मिलते हैं। इसीलिए कुत्ता जो है कालीबंगा के लोगों का प्रिय पशु माना गया है। और कालीबंगा संग्रहालय की अगर मैं बात करूं तो 1985 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। और एक ऑरेल स्टाइन की एक पुस्तक है, आरएस प्रीलिम्स के लिए आपको यूज आ सकती है। ऑरेल स्टाइन ने एक पुस्तक लिखी है, एक सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स ऑफ लॉस्ट सरस्वती रिवर। ये कालीबंगा के ऊपर लिखित एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं ऑरेल स्टाइन। ठीक है, अब देखिए अगर हम पतन के कारणों की बात करें तो आपसे ये पतन के कारण पूछे जा सकते हैं, और जो सर्वमान्य मत जो है वो है नदी का सूख जाना। रॉबर्ट, रैक्स, रफीक, डीवी अग्रवाल, बीबी लाल, ये जो प्रमुख इतिहासकार हैं, इनका मानना है चूंकि जो घग्गर नदी है, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, उसका पानी सूख गया, तो उसका कोई लोगों का उसका पानी सूख गया तो पानी की आवश्यकता जो थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो लोग वहां से पलायन कर गए और उस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, कुछ लोग गोपीनाथ शर्मा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पंडित गोपीनाथ शर्मा जो है वो भूकंप को इसका कारण मानते हैं। KUR कैनेडी जो है प्राकृतिक आपदा इसका कारण मानते हैं। और प्रोफेसर SR राव का मानना है कि घग्गर नदी या सरस्वती नदी में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कालीबंगा से जुड़ा हुआ ये टॉपिक बेहद पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बन सके। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना बेहतरीन कंटेंट तैयार करके लाते हैं, तो आपसे हम इतनी उम्मीद अपेक्षा रख सकते हैं कि आप अपने दोस्तों तक, अपने जान पहचान वालों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और जो RS की तैयारी में फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जो RS, पटवार और SI की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे RS के लिए हमने रिटन टेस्ट प्रोग्राम चला रखा है। ठीक है, उसके अलावा डेली टेस्ट सीरीज हमने फ्री चला रखी है। उसके अलावा वीकली टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज चल रही है वो चला रखी है, उनको आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें और अपने आप को जांचें। ठीक है, अगले जो लेक्चर आएंगे हम उसमें राजस्थान की अन्य विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।